सो फाइनली दोस्तों भी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y17s मॉडल। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एफआरपी लगा है, और एफआरपी आपको पता है कि अभी के डेट में नहीं अनलॉक हो रहा है। नए फ़ोन का तो किसी भी फ़ोन का नहीं हो रहा है, और अगर ऑनलाइन आप कराने जाएंगे तो 3000 3,500 इसका रेट है। तो ऐसे में हम F64 बॉक्स का यूज करके इसको आसानी से कर लेंगे। आसानी से नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिस्की है, बट अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आप आसानी से कर सकते हो। बट मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उससे आपका हैंड स्किल थोड़ा नहीं भी है अच्छा, या फिर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, डर लग रहा है करने में, तो आप आसानी से कर पाओगे। पूरा प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये काम करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमको पास कोई भी रैंडम फोन आ जाता है, कोई भी अचानक से सामने आ गया, हाँ ये फोन अनलॉक करना है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को करना है वो चीज समझेंगे, ताकि आपको ये सारी चीजें आसानी रहे। और F64 से ISP करने में प्रॉब्लम्स आती है कनेक्टिविटी का, तो उसके ऊपर भी हम आपको चर्चा करके बताएंगे कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं कि आपका आसानी से कनेक्ट हो जाए। अब ये सोचेंगे कि हमारा वीडियो में तो कनेक्ट हो जा रहा है, आपका नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो आप फॉलो करिएगा, 100% काम करेगा। इसके बाद से जो रैंडम फोन आता है उसको सबसे पहले जानेंगे कैसे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये फोन आया Vivo Y17s, तो हमने गूगल पर सर्च किया Vivo Y17s CPU, तो इसका पता चल गया कि इसमें MT के CPU लगा है। उसके बाद हमने सर्च किया Vivo Y17s डिटेल, डिटेल सर्च किया तो उसमें पूरा आ गया, फोन का बॉडी कैसा है, कैमरा क्या है, उसके अंदर मतलब चिप कौन सा लगा है, उसमें EMMC लगा है कि UFS लगा है, सारी चीजें लिख के आ गई। तो इसके अंदर EMMC 5.1 लगा हुआ है, तो हमको सारा डिटेल मिल गया कि इसके अंदर क्या है कैसा है। अब हम गूगल पर सर्च कर लेंगे इसका ISP पिन आउट। अब किसी किसी का नहीं रहता है, किसी किसी का बोर्नियो में भी मिल जाता है। ISP पिन आउट सर्च करेंगे, उसके बाद देखेंगे और फिर हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। तो पूरा डिटेल में समझेंगे इसको अनलॉक करने के बारे में कि कैसे इसको करना है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, FRP दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे FRP दिख रहा है, इसको भी अनलॉक करेंगे। और ये इसका पैनल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे गूगल पे Vivo Y17s ISP, बस इतना ही आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे काफी सारे आपको Vivo Y17s का ISP मिल जाएंगे, कोई भी आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं, और अपने मदरबोर्ड से मैच करा सकते हैं अपने फोन के, जो आपको ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे उसको आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप लोग, ज्यादा क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है, कभी कभी फंस जाती है आवाज। तो इसमें भी सेम ही है, हाँ, तो ये परफेक्ट है, ये वाला ज्यादा परफेक्ट है अगर आप देखेंगे तो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और ये देखिए, अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो इसको बोर्नियो से निकाला गया है। मतलब अगर हम लोग चाहें तो बोर्नियो में भी देख सकते हैं। बोर्नियो में कैसे देखते हैं ये भी समझ लेते हैं। जब आपको वीडियो बना ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बोर्नियो को ओपन कर लेंगे। बोर्नियो में हर किसी का ISP डाटा नहीं दिया रहता है, लेकिन किसी किसी का दिया भी रहता है, तो बोर्नियो में भी एक बार देख लेना है। जब तक ये खुल रहा है, जब तक मैं अपना बॉक्स को यहाँ पे प्रॉपर सेट करके रख लूंगा कनेक्टिंग के लिए। ताकि कोई भी काम बचे नहीं। इसको हम लॉगिन कर लेंगे। जब तक मैं अपने फोन का मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ फटाफट से। यहाँ चले जाएंगे हम वीवो, और ये वाई सीरीज में Y17s वोल्टेज UFS MMC इन आउट वोल्टेज, शायद इसी में होना चाहिए।
नहीं इसमें नहीं है, सॉरी, इसमें होना चाहिए। हाँ इसमें है। ठीक है, ये आपका यूएफएस एमएमसी वोल्टेज में ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए Vivo Y17 का बोर्ड है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी के साथ हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे 1.8 का लाइन है PMU, और यहाँ पे VEMC का लाइन है, मतलब वोल्टेज जो शो कर रहा है। और मेन हमारा ये है जिसमें से एक ग्राउंड कहीं से दे देंगे और 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको ये समझ में आ गया कि हमको कैसे चेक करना है। अगर आपके पास कोई भी फोन आ रहा है तो आपका स्कीमेटिक में भी दिया रहता है। अगर आपको यूएफएस एमएमसी वोल्टेज का ऑप्शन दे रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहा है तो आप यहाँ से गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो मैं यहीं से ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं इसका आईएसपी करके आपको दिखाता हूँ, माइक्रोस्कोप का व्यू चालू करके, कि आपको कैसे इसका आईएसपी करना है। अभी आप यहाँ पे देख लिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है। अब इसका आईएसपी करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे अपने माइक्रोस्कोप का व्यू चालू करूंगा। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये Realme C2 का हमने काट के रखा हुआ है। ये Realme C2 का है। डिस्प्ले का जो आपका लाइट जाता है वो कनेक्शन है। इसको ऐसे ही हमने काट लिया है ताकि हम इसमें जम्पर करके और अपना काम कर सकें। इससे काम आसान होगा। और यहाँ पे हमने एक रिंगर को तोड़ दिया है, इसका हम वायर यूज करेंगे जो माइक्रो जम्पर है उसके लिए। ये सारी चीजों को कैसे यूज करना है आगे देखते जाइए, ताकि आपका चाहे यूएफएस हो चाहे एमएमसी हो, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बैटरी को हम पूरा बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको इसका चार्जिंग डाटा देना है, तो इसको हमारा जरूरत पड़ सकता है, ये वाला पत्ता। अब ये काम वीडियो बनाने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है, ऐसे करना होता तो ज़्यादा आसान होता है। तो हम पहले इसका ये शील्ड उखाड़ेंगे, पहले इसका कैमरा निकाल लेते हैं ताकि कैमरा खराब ना हो जाए। और इन सभी चीज़ों को हम कर लेंगे साइड में। और ये हमारे पास आ चुका है मदरबोर्ड, और इसको हम हीट करके जितना हो सकता है ऊपर कर लेता हूँ माइक्रोस्कोप, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले हीट करके इसको आसानी से हम इसको बाहर कर लेंगे। हमारा किस्मत बहुत अच्छा है। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमें कोई स्टील काटने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर में कुछ भी छेड़छाड़ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको आसानी से मिल गया हमारा। नहीं नहीं, काटना पड़ेगा, थोड़ा सा काटना पड़ेगा शायद, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट है। थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे कट। अभी हम इसका यूज करेंगे। तो ये हमारा कट चुका है। थोड़ा सा इधर भी काट लेते हैं। बहुत ही सावधानी से इसको चलाइए। अगर आपको चलाने का प्रैक्टिस नहीं है तो इसको मत छेड़िए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर आप सही से चलाना नहीं जानते हैं तो। अगर किसी बड़े आईसी के ऊपर थोड़ा सा टिक जाता है तो थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन किसी भी अगर कैपेसिटर के ऊपर ये टिक गया तो आपका फ़ोन डेड हो सकता है। और उस कंडीशन में आपको उस कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा। कभी भी आप कोई काम करिए तो एक बार बोर्ड को चेक कर लिया करिए कि आपका बोर्ड प्रॉपर कंडीशन ओके है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं, जो इसका बुरादा निकला है वो साइड हो जाए।
तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली। हमको इसमें स्क्रैच करना पड़ेगा क्योंकि डाटा, और आप देख सकते हैं डाटा का लाइन जो है वो भी प्रिंटेड है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। अभी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। एक पॉइंट हमारा ये है डाटा का, और जस्ट इस रजिस्टर के बाजू में एक ये पॉइंट है हमारा, ये है आपका CLK का। और एक पॉइंट है हमारा ये वाला, जो कि हमारा है CMD का। तो अब हमारा अगला क्या टास्क होगा, ये जो वायर हम यूज कर रहे हैं इसको हम एकदम बराबर बराबर भागों में काट लेंगे। इस वायर को हम बराबर भागों में काट लेंगे। ये साइज सफिशियंट रहेगा, इतना बहुत है। नहीं, ये भी बहुत बड़ा है, इसको और छोटा करेंगे हम। अब इसको छोटा करने के पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इसका जम्पर करेंगे तो इसको हम यहाँ करेंगे, तो इसको मैं यहाँ टेप से चिपका लेता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये हिलेगा नहीं और हमारा काम आसान हो जाएगा। जितना छोटा हो सके, अगर उतना छोटा हम यूज करते हैं वायर डायरेक्टली में, तो ज़्यादा सही रहता है। 2 पॉइंट को फटाफट से पहले स्क्रैच कर लेते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। ये सब ये बड़ा बड़ा पॉइंट इसीलिए दिया रहता है ताकि आप लोग स्क्रैच करके अपना जो भी काम है आप कर सकें। इतना बहुत है। एक ये पॉइंट है, 3 यहाँ से पॉइंट देंगे और 1 पॉइंट ग्राउंड होगा, और 2 पॉइंट होता है आपका डाटा, सॉरी VCC की, जो आपका चार्जिंग पॉइंट देते हैं, चार्ज में लगा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि हमने दोनों पॉइंट पे स्क्रैच कर लिया है। एक पॉइंट तो पहले से बना हुआ है तो हमको उसको स्क्रैच करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमको 2 ही पॉइंट स्क्रैच करना है, और दोनों पॉइंट पे हल्का सा लिक्विड पेस्ट डाल के और रांगा पे हम सोल्डिंग से रांगा टच करा देंगे ताकि वहाँ पे रांगा चढ़ जाए। अब आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, PPD बोल सकते हैं, PPD पेस्ट ज़्यादा सही रहेगा, रांगा तो नहीं, TPD पेस्ट। तो यहाँ पे अब क्या करना है, बराबर बराबर साइज का जो स्पीकर, कोई भी मोबाइल का छोटा मोटा स्पीकर जो रहता है ना, एयर स्पीकर वगैरह, उसका फाड़ के उसके अंदर का वायर निकाल लीजिए और उसको बराबर भागों में, मतलब 3 पॉइंट इसमें है ना, CLK, डाटा और आपका CMD, तो तीनों को बराबर बराबर भागों में 3 पॉइंट को काटना है आपको। बस 3 ही जंपर है, अगर आपका UFS होता तो 4 लगता, बट यहाँ पे 3 ही जंपर करना है आपको, और तीनों बराबर काटिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बट जितना कोशिश करिए बराबर हो जाए।
इससे क्या है कनेक्टिविटी में, मतलब ये सब छोटी छोटी सावधानी को रखेंगे आप, तो आपको एकदम कनेक्टिविटी प्रॉपर मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम लगभग 1 इंच का हमने साइज रखा है। और यहीं पास में ऊपर ही हमने ये वाला जो अपने C2 का, ये C2 का टच का है, मतलब C2 डिस्प्ले मेरे पास ख़राब पड़ा हुआ था, उसको हमने यहाँ पे क्या किया था, उसका पत्ता काट लिया पीछे से, और काट के यहाँ पे इसका पीछे का जो लाइट वाला सेक्शन होता है उसको हमने काट के रख लिया। ये हमारे सपोर्ट के लिए काम आएगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, टच करा देंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरा वाला जो जंपर होगा जो डायरेक्ट हमारा यूएफएस निकालेगा, वो एकदम प्रॉपर इस पर बैठेगा और हमारा वायर ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। और बाई चांस अगर खिंच जाता है तो इसे टूटने का टेंशन नहीं रहेगा। वायर भी पतला यूज कर लिया हमने और हमारा एक साथ 2 काम हो गया। तो ये सब चीज़ों के लिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं। और ये एक बार आप सेटअप बना के रख लेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है। जब आपका ये अनलॉकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सिर्फ यहाँ से जम्पर को हटाना है, और जम्पर हटा के और यहाँ पे तुरंत से अपना फ़ोन चालू कर लीजिए। तो ये सेटअप एक ही बार बनाने में आपको टाइम लगेगा। अगली बार से आपको क्या होगा, ये छोटा छोटा जो वायर जहाँ जहाँ आपने CPU के पास जो आपने जम्पर किया है उसको आपको बस निकाल देना है, हो गया काम। अब अगली बार से जब आपके पास फ़ोन आएगा तो वही जम्पर आपको डायरेक्टली CPU के पास टच करा देना है। उसको टेप मार के चिपका दीजिए अपना जो C2 का टच का पत्ता जो हमने काटा है, ऐसा कुछ आपके पास हो तो, और उसको आपको वहाँ पे लगा देना है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे टेप कैसे मारा है, टेप मार के हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया ताकि ये हिले नहीं, और नीचे हमने जम्पर कर लिया। डायरेक्टली मदरबोर्ड से हम जम्पर को हटा देंगे, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। अभी हम इसमें हल्का पेस्ट लगा के जो हमारा फ्लेक्स 64 बॉक्स का जो हमको साथ में मिला है ये किट, इस पर हम थोड़ा सा PPD पेस्ट चढ़ा लेंगे। और चढ़ाने के बाद से इसमें हम क्या करेंगे, यही वायर जो स्पीकर का हमने वायर आपको बताया था, इसी वायर को हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, डबल कर लेंगे इस बार। मतलब इस वायर को मोड़ के 2 भाग में कर लेंगे। मतलब 2 भाग का मतलब हुआ कि इसको भी बराबर ही साइज में काटेंगे, लेकिन डबल करके। मतलब एक ही वायर को 2 बार आपस में मोड़ के डबल कर लेंगे, उसके बाद से इसको बराबर इसको भी काट लेंगे। अपने हिसाब से देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा साइज ना हो, जितना छोटा हो उतना ही बेटर होगा, उतना ही आसानी से कनेक्टिविटी बनेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एकदम बराबर भागों में हमने इसको काट लिया है। अब यहाँ पे एक ग्राउंड देना रहता है, टोटल 4 पॉइंट होता है। 3 पॉइंट तो हमने वहाँ पे जम्पर कर लिया है, 1 पॉइंट कहीं भी ग्राउंड हम देते हैं, और बाकी डाटा वगैरह वाला आप डायरेक्टली यहाँ पे जम्पर कर दीजिए। और मैंने आपको फ़ोटो तो दिखाई दिया है, कहाँ से आपको जम्पर करना है, कैसे जम्पर करना है, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको देखिए फ़ोटो एक बार और दिखा दे रहा हूँ, साइड में आपको दिख रहा होगा। एक पहले नंबर पर डाटा है, फिर रेड वाला आपका CLK और ब्लू वाला है आपका CMD। तो यहाँ पे उसी हिसाब से बराबर आपको कर लेना है। तो यहाँ पे डाटा वाला हमने जम्पर कर दिया जो कि ग्रीन वाला था, और यहाँ पे एक है हमारा CLK, इसके बाद से ये बीच वाला CLK है और लास्ट वाला CMD है। तीनों को लाइन से हम जम्पर कर लेंगे। ये हमारा CLK है, ये भी जम्पर हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हम जम्पर कर लिए और करने के बाद जब कनेक्ट करना है तो फिर से कनेक्ट नहीं हो रहा। अब आप परेशान हो जाएंगे, अब क्या हो गया। तो आपको एक बार ध्यान देना है कि जो आपने यहाँ पे जम्पर किया है, कहीं ऐसा तो नहीं हीट हो गया, कहीं दूसरा जम्पर है कहीं छूट गया हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे साथ कई बार होता है। वीडियो में तो मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ होता जरूर है। तो आप लोग सोचेंगे अरे यार मेरे साथ क्या हो रहा है, इनका तो एक ही बार में कनेक्ट हो गया। तो ये सब छोटी छोटी गलतियों को आपको बस इग्नोर करना है, मतलब इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना है ताकि वो गलती हो ना। तो आपको एकदम जम्पर को प्रॉपर जब आप बॉक्स में लगाने जा रहे हैं, जब आपने कनेक्ट कर दिया बॉक्स में, तो एक बार आप पहले पूरा नज़र मार लीजिए कि आपका प्रॉपर सब कुछ ओके है ना, कनेक्ट है कि नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पे बस इतने छोटा ही हमने वायर यूज किया है। और अब हमको क्या करना है, इधर बोर्ड को पलटना है और यहाँ पे चार्जिंग का पत्ता लगा देंगे जो हमने पहले से उखाड़ के रखा हुआ था। और अब इसको हम पकड़ के ऐसे बस यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देखिए कितना ईजी तरीके से ये कनेक्ट होगा। ये हो गया। अभी मैं आपको एक एरर के बारे में बताऊंगा। अक्सर क्या होता है कि जब हम फ्लेक्स 64 बॉक्स यूज करते हैं तो उसमें एक कनेक्शन का एरर आता है, और वो एरर कैसे फिक्स होगा, क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं इसको यहाँ पे जम्पर कर लेता हूँ। देखिए एक ग्राउंड का जम्पर मेरा गलती से टूट गया लगाते समय। बारीक जम्पर रहता कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर लेंगे। और कनेक्ट के टाइम पे मेरा एक बार ये CLK वाला जम्पर भी नीचे से निकल गया था, मतलब बोर्ड से नहीं, ये जो हमने C2 का जो पत्ता चिपकाया है ना टेप से, उस पे से निकल गया था। तो हमने फिर से जम्पर किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने टूल में कनेक्टिंग पे लगा के और यहाँ पे डाटा केबल लगा लेंगे। तो अभी हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स को कनेक्ट करना है। और ये देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, हमारा बॉक्स कनेक्ट हो चुका है। और F64 का ये अपना सेटअप को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल का व्यू भी आपको मैं दिखा दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आए। वीडियो बनाने में हमने बहुत मेहनत किया है, क्योंकि ये एक वीडियो मेरे को बनाने में लगा था लगभग 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि मेरे को प्रॉपर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाना था। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको मतलब ये जो ISP की प्रॉब्लम आती है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और डर भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने बहुत मेहनत किया है वीडियो पे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो वैल्यूएबल था तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पे अपने हम सेटअप को यहाँ पे चालू करेंगे और यहाँ पे एरो का निशान दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे।
अभी हमारा ये बॉक्स कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है। देखिए यहाँ पे फ्लेक्स आईसी नॉट डिटेक्टेड दिखा रहा है, तो यहाँ पे आईएसपी मोड पे क्लिक करके एक बार चेकआउट करेंगे। और एक चीज़ और करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एआई कन्वर्टर लिखा हुआ है और ऑटोमेटिक कनेक्शन लूप लिखा है। इस पर क्लिक मार के और फिर यहाँ पे कनेक्टिंग पे क्लिक कर देंगे। अब होगा क्या कि ऑटोमेटिक जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक कनेक्ट का मतलब कोशिश करते रहेगा अपने आप ऑटोमेटिक। तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा कि हम इधर अपना कोशिश करते रहेंगे कि हमारा कोई मिस्टेक हुआ तो हम उसको फिक्स कर दें, जब तक ये जो टूल है वो ऑटोमेटिक इसको ट्राई करते रहेगा कि हाँ अभी कनेक्ट नहीं हुआ, अभी कनेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसा करते रहेगा। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। अभी देखिए यहाँ पे ये पूरा बता रहा है कि एम्पली आपका फ्लैश आईसी जो है नॉट डिटेक्टेड है और 316 MB पे यहाँ पे कनेक्टिंग का ट्राई कर रहा है। तो इसमें आपका क्लॉक देखेंगे तो हमने सेट कर रखा है 26 mAh और VCC का वोल्टेज भी देख सकते हैं आप लोग। ये सारी चीज़ें पहले से सेटेड है, उसी पे हम कनेक्ट करेंगे और आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। eMMC में ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है, UFS में भी नहीं आएगा। अगर आप UFS भी कनेक्ट कर रहे हो और उसमें भी गियर वगैरह आपको लगता है चेंज करना पड़े तो गियर का कोई लफड़ा नहीं है। मैं यूएफएस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा। यूएफएस में क्या होता है कि आपको ये जो सेम प्रोसेस में अभी बताया हूँ यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आपको फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए, गियर 1 पे जैसे सबसे फास्ट होता है, गियर 2 पे थोड़ा स्लो, तो जितना फास्ट चाहिए उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, वायर को छोटा और एकदम सीधा फ्लैट वायर, अच्छा वायर बराबर एकदम यूज करना पड़ेगा। अब अच्छा का मतलब ये होता है पतला मोटा ये नहीं देखना है, मतलब जो मैंने स्पीकर का वायर बताया है ना वही वायर यूज करना है। उसमें अच्छा का मतलब वही होता है, उससे अच्छा क्या आएगा। अब ऐसा नहीं कह रहे यार अच्छा तो बोल दिया, अच्छा का मतलब क्या होता है। अब मोटा वायर यूज करे, कितना मोटा यूज करे, कितना पतला यूज करे, कंफ्यूजन होने लगता है। तो जो आपके पास कोई भी रिंगर है, स्पीकर है, उसका वायर निकाल के यूज कर सकते हैं। हालांकि जंपर वायर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जंपर वायर यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर कनेक्टिविटी ले लिया है और यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे पूरा चल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऊपर में कि अगर आपको मतलब इसको कनेक्ट नहीं करना, मतलब ऑटो बैकअप पे है, तो अगर ऑटो बैकअप को रोकना है तो शिफ्ट दबाइए। लेकिन मैंने ट्राई किया शिफ्ट दबा के, ये ऑटो बैकअप से नहीं हो रहा था। ऊपर देखिए एक आ रहा है चित्र कभी कभी प्लग का, फ्लेक्स 64 में एक एरर आता है। ये एरर तभी आता है जब आपका कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं बन पाती है या फिर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता है eMMC पे। तो उस कंडीशन में मेरा कभी कभी ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारा प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, कभी कभी दिक्कत दे रहा है, थोड़ा स्लो हो जा रहा है। तो लेकिन जिसका वायर लंबा यूज करते हैं जो लोग, उनका तो ये प्रॉब्लम एकदम मतलब एक बार वो कनेक्टिविटी का एरर आ गया तो फिर वो ऐसे ही रहेगा, वो आएगा आएगा वैसे हटेगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। इसके बाद मैं यूएफएस से भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको ये सारी जानकारी मिलती रहे। और फ्लेक्स 64 बॉक्स का जो मैंने सीरीज चालू किया उसमें थोड़ा बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था और कोई सेट भी नहीं आ रहा था प्रोग्रामिंग के लिए। हालांकि सेट आता है लेकिन हर टाइम पे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाता है। और आप देख सकते हैं कि 2-2 घंटे का वीडियो को काट छाट के आधे घंटे में जोड़ना, एडिट करना बहुत तो मतलब समझ जाइए कि टाइम वेस्टिंग काम है। हम चाहते हैं फटाक से फ़ोन आया तुरंत दिए काम करके फटक से हो गया काम, ऐसा होता है। लेकिन कोई कस्टमर अगर छोड़ देता है थोड़ा टाइम के लिए तो हमें वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है तो हम वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप लोग ये प्रॉपर धीरे 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 चलेगा। वीडियो को हमने कई जगह पर फास्ट फॉरवर्ड भी किया है ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये ISP से है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अगर आप eMMC निकाल के कनेक्ट करते हैं तो ज़्यादा जल्दी फास्ट आपका काम होता है। वहीं पे अगर आप eMMC को डायरेक्टली ISP के जरिए करते हैं तो चूंकि आप 3 वायर के जरिए ही eMMC को कनेक्ट किए हैं तो थोड़ा सा स्लो रीडिंग राइडिंग होता है, जो भी होता है स्लो होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आपको लेकिन मैं सलाह दूंगा कि eMMC निकाल के काम ना करें, जितना हो सके पॉसिबल। अगर CPU ड्रिल करना पड़े जैसे मोटो H50 फ्यूजन का है, मोटो H50 प्रो का है, उसके जैसा हो, सॉरी मोटो H50 फ्यूजन है शायद, तो उसमें ऐसा है CPU ड्रिल करना पड़ता है उसका ISP के लिए, तो उतना तामझाम नहीं करना है, वो ज़्यादा रिस्की है। eMMC निकाल देना ही बेटर है, UFS निकाल देना सॉरी। और आप बैकअप नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा अगर आप FRP कर रहे हैं तो। हाँ फाइनेंस वाला फ़ोन है तो थोड़ा डाउटफुल है। अगर फाइनेंस वाला है तो क्योंकि आप खाली FRP से तो काम चलेगा नहीं, उसका यूज़र डाटा भी फॉर्मेट करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली अगर सिर्फ FRP के लिए इस टूल का यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट है। आपको बैकअप नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, डायरेक्टली आप ओपन करिए और FRP पे क्लिक करिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने भी बैकअप नहीं लिया, ऑटोमेटिक बैकअप है, इसको भी कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अब कनेक्ट हो गया तो इसलिए मैं होने दे रहा हूँ, नहीं तो इसको कैंसिल कर देता तो मेरा काम हो जाता। बाकी मेरे हिसाब से लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपको डाउटफुल है तो बैकअप ले ही लीजिए तो सही रहेगा। सिर्फ आप सिक्योरिटी का बैकअप लीजिए। और सिक्योरिटी का बैकअप आपको पता होगा, मैंने कई वीडियो में बता रखा कैसे सिक्योरिटी का बैकअप लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मेन और पार्टीशन का ऑप्शन आ रहा है, उस पार्टीशन पे क्लिक करके जैसे ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे बैकअप का ऑप्शन लिखा रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना फाइल दे दीजिए जहाँ पे आपको बैकअप सेव करना, तो खुद से जो सिक्योरिटी है इसका उसको बैकअप बना के दे देगा आपको ऑटोमेटिक।
बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझाऊं, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक कि अगर आपके पास कोई भी रैंडम फ़ोन आ रहा है तो उसको कैसे आप समझ सकते हैं और कैसे सारी चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीट्राइंग एड्रेस और एरर आ रहा है, मतलब एरर नहीं है, ये जीरो करके रीड कर नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि मैं बार बार शिफ्ट की दबा रहा था, जिसकी वजह से कि फाइल रीड ना करे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाए ताकि मैं फटाफट से इसका FRP करके अपना काम करूँ। इसलिए मैं बार बार शिफ्ट की दबा रहा था ताकि ये हटते जाए, लेकिन फिर भी ये पूरा बैकअप जितना लेना चाहिए उतना टाइम तो लिया, मेरा टाइम वेस्ट किया ही, बट कोई दिक्कत नहीं है। लगभग अभी सारी फाइलें इसने कर ली है। अब हमको ये अपना पूरा एंड्रॉयड वर्जन वगैरह सब बता के दे देगा क्या है क्या नहीं। उसके बाद ये देखिए आ गया, ये इसका पूरा पार्टीशन दिखा रहा है। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट हो जा रहा है इस तरह से देख सकते हैं, आपको सारा डिटेल इसने लिख के दे दिया है, कौन सा फ़ोन है, मॉडल क्या है, सारा कुछ यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे पार्टीशन में जाना है, नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको पार्टीशन, यहाँ पे FRP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। बस इतना करेंगे, एक क्लिक का काम है। यहाँ पे FRP इसने हटा दिया, जो FRP की फाइल है उसको इसने हटा दिया। अब यहाँ पे MMC को पावर डाउन कर देना है, ऊपर आपको पावर डाउन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, बिना पावर डाउन किए नहीं डिस्कनेक्ट करना है बॉक्स को। पावर डाउन करने के बाद से आपको सिंपली आपने जो भी जम्पर किया है ISP का उसको आपको हटा लेना है, और हटाने के बाद अपने फ़ोन को चालू करके देखना है कि आपका फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस इतना ही प्रोसेस था, इतना तामझाम बस एक क्लिक करने के लिए मुझे करना पड़ा, तो आपका ये काम हो चुका है। अभी आपका फ़ोन का FRP हट चुका है, आपको फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना है और अपने फ़ोन को चालू करके देख लीजिए आपका फ़ोन चालू हुआ और आपका FRP हटा कि नहीं हटा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके पास फाइनेंस वाला कोई भी फ़ोन आता है तो उसमें क्या होता है कि उसको आप हार्ड रीसेट तो कर नहीं सकते हैं, तो इस टूल से आप FRP करेंगे तो FRP तो हट जाएगा, लेकिन उसका पासवर्ड फिर से मांगेगा, तो ऐसे कंडीशन में उसको रीसेट भी करना पड़ता है। जो ऑप्शन हमने FRP वाला ऑप्शन क्लिक किया था उसी के बाजू में रीसेट का ऑप्शन रहता है। तो वैसे कंडीशन में मैंने काफ़ी सारा केस देखा है कि उसमें फ़ोन हैंग होने लोगों या फिर रिकवरी में जाकर अटक जाता है, फंस जाता है। तो अगर आपको फाइनेंस वाला फ़ोन आ रहा है तो उसको आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा ध्यान से देख के करिए, उस पर थोड़ा सा डाउटफुल है। बट अगर सिर्फ FRP के लिए कोई फ़ोन आ रहा है तो आँख बंद करके ऐसा तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, तो आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वही फ़ोन है, पीछे जम्पर अभी भी लगा हुआ है। अभी मैं चालू करके देखता हूँ फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि मैंने जम्पर वगैरह निकाला नहीं पूरा बोर्ड से, तो यहाँ पे फ़ोन चालू हो गया फिर से बंद हो जा रहा था, तो मैंने अभी पूरा निकाला नहीं था इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो भी है इसका जम्पर वगैरह जो हमने मारा था MMC के पास सबको निकालेंगे, और निकालने के बाद से फिर ट्राई करेंगे तो आपका फ़ोन 100% ऑन हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन फाइनेंस में नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप लोग फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग बैकअप ले सकते हैं, जितने भी इसके फाइल्स हैं सबको बैकअप लेकर रखिए ताकि आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको डाउट लगता है तो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और बैकअप की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी FRP किया है कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं है नॉर्मल अगर FRP के लिए आ रहा है तो। हाँ, हालांकि एक चीज़ होता है कि कभी कभार किसी किसी वीवो फ़ोन में अभी RPNB की जो फाइल होती है उसी में FRP के फाइल को भी डाल देता है कंपनी, तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट बैकअप लेकर रखेंगे सिक्योरिटी वगैरह का तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, मतलब आप उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़ोन को हमने फिर से चालू किया है और सारा जम्पर वगैरह हमने निकाल दिया है। अब देखते हैं हमारा फ़ोन 100% ऑन होगा और सेटअप भी 100% होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आधे घंटे की लगभग वीडियो बनी है, 29 मिनट और 45 सेकेंड 29 मिनट 45 सेकेंड, हाँ, तो काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी इसका पूरा सेटअप हम कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग FRP हट चुका है, सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में इतना ज़्यादा हमको बोलना पड़ा, वॉइस ओवरिंग करना पड़ा अलग से और वीडियो एडिट करने में, कि हमारा जो जवान है वो बार बार लड़खड़ा जा रहा है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है हमारे पास, इतना ज़्यादा काम रहता है, उसके बीच में हम वीडियो बनाते हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग कितना मुश्किल होता होगा।